नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इस पाठ में अभी तक हमने जाना लेखिका की नानी के बारे में, उसकी दादी के बारे में, दादी के घर के माहौल के बारे में, उसकी माताजी के बारे में, और सबसे अधिक जो प्रभावशाली जिनका जीवन रहा वह उनकी परदादी के जो बिल्कुल ही लीक से हटकर चलती हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने अपने पतोहू अर्थात जो लेखिका की माँ थी, जब वो गर्भवती थी, जब उनके बच्चा होने को था पहला, तो उन्होंने भगवान से क्या मांगा कि पहला बच्चा लड़की हो। तो यहीं तक हम पढ़ चुके थे। अब चलते हैं आगे, पृष्ठ 18 से पढ़ना शुरू करते हैं कि यहाँ पर लेखिका ने बताया था कि भगवान से ऐसा लगता है कि उनका कोई सीधा ही कनेक्शन था, कि उन्होंने दुआ मांगी नहीं कि भगवान ने उसे कबूल कर लिया। अब लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब वो कहती है कि परदादी ने तो केवल एक ही लड़की की मांग की थी, लेकिन उनकी माँ के लगातार पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक, अर्थात लेखिका और उसकी जो 4 बहनें हैं, वे उनका जन्म हुआ। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। अब यहाँ पर एक किस्सा बता रहे हैं जो उनकी जो परदादी है उसके स्वभाव के बारे में बताता है कि किस प्रकार उन्होंने अपने जो उनका स्वभाव था उसके प्रभाव से एक चोर को भी बदल दिया था। तो वही यहाँ एक प्रसंग है, ये किस्सा है। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह अर्थात जब विवाह में सभी पुरुष चले जाते हैं तो घर की जो स्त्रियां हैं वहीं रात को गाना बजाना गीत वगैरह करती हैं, उसको रत जगह कहते हैं। तो रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांवों की आहट से भी खुल गई। अर्थात जैसे ही चोर ने दादी के कमरे में प्रवेश किया जहां दादी सो रही थी, तो उनकी नींद खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे भी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। अब पर चोर जो था वह कहता है कि मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने सच कह दिया। वह
जो दादी थी, परदादी थी लेखिका की, उनके बारे में जानता था। उनके बारे में सब कहते हैं कि इनका भगवान से सीधा कनेक्शन है। अब उसने कहा कि मैं तो भाई चोर हूँ, हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। सारी वे उसे जो हिदायतें थी, सारी तरकीब बताने लगी कि किस प्रकार पानी लेकर आना है। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। अब दादी घबराने वाली तो थी नहीं। उसने चोर से कहा कि नहीं, तुम अपने हाथ अच्छी तरह से धोकर और मेरे लिए पानी ले आओ। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, ऐसा घबराया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। अब जब वह कुएं से पानी भरकर ला रहा था तो पहरेदार ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। उसने एक ही लोटे से खुद भी पानी पिया और चोर को भी पिलाया और अपना रिश्ता क्या बना दिया कि हम तो अब दोनों माँ बेटे हो गए। अब तेरी इच्छा है कि तू या तो चोर रह ले या तू सुधर जा और किसान बनकर खेती कर ले। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। अर्थात उसने चोरी करना छोड़ दिया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। ठीक है, यह तो हो गया किस्सा कि जब दादी ने अपने व्यवहार से एक चोर को भी बदल दिया था, उसे भी एक साधारण सा किसान बना दिया। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने की कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, तथा दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो गई। अब यहाँ पर जो उन्होंने दो सन की बुढ़िया किस किस को कहा है, एक अपनी परदादी को और दूसरा अपनी नानी को, कि एक जो जिन्होंने कभी उस समय, क्योंकि लड़कियों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लड़कियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन लेखिका कहती है कि मुझे अपनी परदादी के कारण कभी भी अपना लड़की होने की जो हीन भावना जो और लड़कियों में पाई जाती थी, ऐसी किसी हीन भावना का वह शिकार नहीं थी। और दूसरा जो उसकी नानी का प्रभाव था कि वह भी आज़ादी, अपने देश की आज़ादी को लेकर ही बहुत अधिक जो उसके बारे में रोमानी हो गई, अर्थात उसके बारे में सोचने लगी, उसमें सक्रिय रूप से वह भाग लेने लगी। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। उस समय जो लेखिका थी वह टाइफाइड से पीड़ित थी और वह अपनी जो आज़ादी का जश्न था 15 अगस्त 1947 के दिन, तो वह इंडिया गेट पर नहीं जा सकी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? यानी कि वह बहुत अधिक
रोई थी जब उसे इंडिया गेट नहीं ले जाया गया। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं थी कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं थी कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामज़ोव उपन्यास पकड़ा गए। उन्होंने कहा, लेखिका बताती है कि मैं उस समय केवल 9 वर्ष की थी और इतनी समझ नहीं थी कि जो डॉक्टर ने बातें कही हैं उन्हें मैं समझ सकूं। अब उनके पिताजी उनके हाथ में ब्रदर्स कारामज़ोव नामक एक उपन्यास पकड़ा गए और किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक का अर्थ होता है बिल्कुल जुनून, जिसको कहते हैं एक मानसिक रोग की तरह कि किताबें दे दो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं, अर्थात जा चुके हैं, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। मोहलत देना अर्थात कि इतनी फुर्सत ही नहीं थी, मैं इतनी उस उपन्यास को पढ़ने में मैं इतनी लीन हो गई कि मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रही। उस वक्त ब्रदर्स कारामज़ोव मुझे देने में क्या तुक था, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गडमड हो गए। कितना पहली बार के पल्ले में पड़ा उसके बाद में कहना मुश्किल था, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। अर्थात जो उसका एक ऐसा पाठ था जिसमें बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अन्याय के बारे में बताया गया था, वह लेखिका को पहली बार पढ़ने से ही याद हो गया था, ऐसा वह कहती हैं। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन में एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। वे अपने नाटक और उपन्यासों के बारे में बताती हैं कि जिस प्रकार वे मुझे याद रहे, इसी प्रकार जो उन्होंने उपन्यास पढ़ा था ब्रदर्स कारामज़ोव, उसके भी कुछ अंश उसे इसी प्रकार याद रहे। तो आज इस पाठ को हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बचा हुआ हम अगली वीडियो में उसको आगे जानेंगे, आगे पढ़ेंगे।